कराची सूबे को बनाकर हम मुहाजिरों के हुकूक की पासदार और निगहदाश्त करेंगे। ये जब अपोजिशन में होते हैं तब मुहाजिर बन जाते हैं, जब इख्तियार में होते हैं मुत्तहदा बन जाते हैं। ये मुस्तफा कमाल का बदला, ये मुस्तफा कमाल का बदला सिंध से लेना चाहते हैं जो हम नहीं होने देंगे। शैतान इस असेंबली में मौजूद है, असेंबली में शर फैलाने की कोशिशें कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध के हवाले से, जिस सूबे को लेकर मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज़ इस वक्त मुख्तलिफ हवालों से एहतजाज करती भी नज़र आती हैं। कहीं पर बिजली की लोड शेडिंग का मामला ज़ेर बहस होता है तो कहीं पर पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है, इस बात को लेकर एहतजाज किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से एक बार फिर से मुहाजिर सूबे की आवाज़ बुलंद की जा रही है और जिसका काफ़ी शोर हमने सिंध असेंबली में देखा भी है, जबकि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ये कहती है कि ये तवज्जो हटाने की कोशिश है और बजट इजलास है लेकिन इसको जानबूझकर मुहाजिर सूबे की जानिब लेकर जाया जा रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि मुत्तहिदा के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन में है तो मुहाजिर सूबे की बात करते हैं लेकिन जब इक्तदार में रहे तो फिर इस जानिब कोई इकदाम क्यों नहीं उठाया गया, कोई पेशरफ्त इस हवाले से क्यों मुत्तहिदा की जानिब से नहीं की गई, ये भी बात होगी। और कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहां पर हमने देखा कि जो ऑपरेशन शुरू हुआ रेंजर्स का, उस हवाले से काफ़ी बेहतरी आई, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। मुख्तलिफ हवालों से कराची को जब याद किया जाता था, टारगेट किलिंग का जिक्र होता था, भत्ताखोरी का जिक्र होता था, अगवा बराए तावान की वारदातों का जिक्र होता था, उन तमाम चीज़ों में कमी तो आई। लेकिन कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और अभी तक उस हवाले से कोई ख़ास पेशरफ्त हमारे सामने नहीं आ सकी कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे ओवैस शाह का दिन दिहाड़े अगवा हुआ एक सुपरमार्केट से और अभी तक उनके हवाले से कोई इत्तला सामने नहीं आई है। 8 रुकनी कमेटी तहकीकात के लिए कायम कर दी गई है और उसको भी ये हिदायत दी गई हैं कि जो भी इस हवाले से पेशरफ्त हो वज़ीर आला सिंध को आगाह रखा जाए। और आज मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियो साहब ने भी ये कहा है कि जो ओवैस शाह का अगवा हुआ है उससे जो हमारी अमन अमान की तमाम कोशिशें थी उन पर पानी फिर गया है। और आज इजलास में जो कि वज़ीर आला सिंध की सरबराही में हुआ उसमें एक बार फिर से यह फैसला किया गया है कि कराची ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाएगा। इन तमाम हवालों से आज के प्रोग्राम में बात होगी। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों का आपसे तारुफ भी कराएंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि एक तरफ तो सिंध असेंबली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से एक नए मुहाजिर सूबे की डिमांड है, उस हवाले से शोर शराबा हम देख रहे हैं, हंगामा आराई हम देख रहे हैं। और दूसरी जानिब कराची में दिन दिहाड़े चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे ओवैस शाह का अगवा होता है, वो लापता हैं, अभी तक उस हवाले से कोई पेशरफ्त जो है नहीं हो सकी है। और इसकी एक वजह तो ये भी बताई जा रही है कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास इस वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनकी वो हेयरिंग कर रहे थे। तो क्या ये कहीं से कोई कड़ी है, कोई लिंक है अदालतों पर प्रेशर डालने के हवाले से, दबाव डालने के हवाले से? और फिर एक बार फिर से जो लॉ एंड ऑर्डर की शिकायत आने लगी हैं कराची के अंदर, कराची के ताजिर दोबारा कहने लगे हैं कि उन्हें भत्ते के हवाले से पर्चियां वसूल हो रही हैं। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, इमरान ज़फ़र लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सैयद खालिद इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर सिंध असेंबली हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है, आपकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रिया। फैसल वाडा साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और अयाज लतीफ़ पलेजो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं कौमी अवामी तहरीक के, आपको भी खुशामदीद, बेहद शुक्रिया। इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी कि जो आज अभी थोड़ी देर पहले मौला बख्श चांडियो साहब ने बात की कि ये ओवैस शाह का जो अगवा है इससे कराची के अंदर अमन अमान की जितनी काविशें थीं उन पर पानी फिर गया है। डू यू एग्री विद दिस कि वाकई में एक बड़ा इवेंट हुआ है, बड़ा इंसिडेंट है, सवाल उठ रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से? देखिए जी, ये शायद चांडियो साहब की खबर मेरी नज़र के सामने नहीं गुजरी, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो मेरे ख्याल में ठीक ही कहा है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस है और चीफ जस्टिस साहब से इस वक्त बड़े हाई प्रोफाइल केसेस की, चाहे वो दहशत गर्दी से वाबस्तगी हो या किसी भी ज़रब ऑपरेशन से वाबस्तगी हो,
वो उसको इस वक्त डील कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पे क्योंकि सिंध हुकूमत, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सारों ने बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लिया है। सीएम साहब ने मीटिंग भी की है, एपेक्स कमेटी, जिसमें डीजी रेंजर्स और दूसरे लॉ एंड ऑर्डर के डिपार्टमेंट के हेड्स भी आए थे। तो ये वाक़या काफ़ी इस दौरान जब ऑपरेशन चल रहा है और सारी चीज़ें सही हो रही हैं मुल्क में, वो कहते हैं कि जो अच्छा होता है वो चौधरी निसार साहब के ज़िम्मे में जाता है, और तो अब ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है जो बुरा होता है तो वो कहते हैं कि सूबाई दिहाड़े हो हुकूमत की जाना एक जिम्मेदारी। बड़ी ये चीज बहुत बड़ी है, बात इसीलिए है, तो सवाल ये उठ इसमें रहे कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट इस पर बहुत सीरियसली एक्शन भी ले रही है और मेरे ख्याल में लॉ इन्फोर्समेंट बट एजेंसी। वन थिंग आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हम देखते हैं कि जब भी इस किस्म का कोई ऑपरेशन चल रहा होता है तो कहा जाता है कि जी बिल्कुल सही पेस पर है और हम तमाम वो चीजें कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए, बट ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो फिर कहा जाता है अब हम ऑपरेशन को मजीद तेज करेंगे। और आज भी इजलास में यही फैसला हुआ। देखिए जी, ये तो जब इजलास होता है तो देखें उसमें काफ़ी चीज़ें निकलती हैं, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं वो काफ़ी चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव का डिसीजन होता है, कमेटी का डिसीजन होता है। जैसे आज मैं अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं पढ़ रहा था कि जाली नंबर प्लेटों पे अब सिंध में, कराची में सख्ती होना शुरू हो जाएगी, इस किस्म की दूसरी चीज़ों पे सख्ती होना शुरू हो जाएगी। तो यही तेज़ी होती है ना, छोटी जिस चीज़ को अगर आपने टच नहीं किया होता तो आप उसको फिर एड्रेस करते हैं। तो यही ऑपरेशन, लेकिन इस वक्त ऑपरेशन में ड्यूरिंग द ऑपरेशन किडनैपिंग, और वो भी कराची जैसे शहर में जहाँ पे सारी की सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक पेज पे हैं, ये थोड़ा फिक्रिया लम्हा फिक्रिया है। खालिद इफ्तिखार साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि वाकई इस एक वाकये ने अब ये रियलाइज करा दिया है तमाम फोर्सेस को कि वाकई कराची ऑपरेशन को मजीद तेज या कहीं जो लूप होल्स रह गए हैं उनको खत्म करने की जरूरत है और रेंजर्स की जो जरूरत थी, इस ऑपरेशन की जरूरत थी, अब शायद इस वाकये के बाद मजीद अया हो गई है। देखिए, इस वाक़े से और इससे मिलते जुलते दीगर वाक़यात भी जो आपने ताजिरों के हवाले से भी, भत्ते के हवाले से भी बताए, वो सब इस चीज़ का इशारा कर रहे हैं, जिसका हमने भी काफ़ी अपने मुख्तलिफ जो है औक़ात में बताया है कि देखें कोई भी ऑपरेशन जो है किसी भी जगह पर बग़ैर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के कामयाब नहीं हो पाता, बग़ैर ह्यूमन इंटेलिजेंस के कामयाब नहीं हो पाता। यही एक वाक़या अगर आप देख लें तो जो क्लू इस वक्त अवेलेबल है वो वहाँ के ऐनी शाहिद हैं कि जिन्होंने बताया, वो वाहिद इस वक्त आपके पास जो है सोर्स अवेलेबल थी जिसने आपको बताया कि हुआ क्या था, वाक़या क्या किस तरीके से पेश आया। तो मैं समझता हूँ, और इसी तरीके से दुनिया भर में ये मिसालें, सिर्फ यानी 9/11 देख लें, 7/7 देख लें, जहाँ जहाँ दहशतगर्दी अमेरिका में रोकी गई, जो वाक़यात हुए उसके बाद जो लंदन में या दीगर जगहों पर ह्यूमन इंटेलिजेंस को, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, जो उनके इलेक्टेड जो ग्राउंड पे जो एक पूरा एक आपकी आर्मी मौजूद होती है, सिविल आर्मी मौजूद होती है, वो आपकी असल खबर देने वाली थे। उनके साथ जो है अगर गैरियत बदर करके उनको आइसोलेट करके या उनको उनके साथ बेगानगी के साथ जो है इजहार करके अगर आप समझते हैं कि किसी चीज़ को अचीव कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब शायद इस तरीके से वो आप गोल, लेकिन मुत्तहिदा के अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे, मुख्तलिफ रिजर्वेशंस के बावजूद आप इसकी हिमायत तो करते रहे कि जी वाकई यहाँ पर रेंजर्स का ऑपरेशन होना चाहिए, मुख्तलिफ हवालों से, चाहे भत्ताखोरी हो चाहे टारगेट किलिंग हो, आप लोगों ने इसकी हिमायत की। तो अब सही समय सिर्फ हिमायत ही नहीं, सिर्फ हिमायत ही नहीं, हमारा हमने तो मुतालबा किया था, हमने तो सिर्फ हिमायत नहीं की, हमने तो मुतालबा किया था कि ये होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बात सिर्फ जो है, मेरी गुजारिश जो है वो सिर्फ ये है डायरेक्शन की हद तक, और चंद जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको जो है एड्रेस करने की, अदरवाइज जो है इन टोटल जो है उसमें तो बिल्कुल प्रिंसिपली जो है हम बिल्कुल इस चीज़ की हिमायत करते हैं। ठीक है, वो आपका डिसीजन वहां पर मौजूद है कि ये ऑपरेशन जो है वो होना चाहिए, आप कहते हैं मुतालबा भी खुद किया था। फैसल वाडे साहब, फिर जो शॉर्टकमिंग्स रही कहीं से भी, किसी के एंड से भी, या लूप होल्स रहे ऑपरेशन में, जो चीजें होनी चाहिए थी या जिस जमात के जो तहफ़्फ़ुज़ात आए, आपको लगता है कि अब ये एक वाकया ये रियलाइज कराने के लिए काफी है कि अब मजीद कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती इस मामले के अंदर? शुक्रिया सादिया साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस मुल्क में चीफ जस्टिस साहब और उनकी फैमिली भी महफूज नहीं है, और यही बहुत सारे ऐसे इश्यूज हम अपने पास्ट में भी देख चुके हैं कि जब का एहतसाब या कोई डिसीजन देने की बात आती है तो विटनेसेस मार दिए जाते हैं, या जजेस को हरास किया जाता है, या उनकी फैमिलीज़ को मारने धाड़ने की कोशिश की जाती है। इससे पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ।
लेकिन कतई नज़र इसके कि चीफ जस्टिस साहब का ये बे साहबजादे को किडनैप किया गया है, जो भी इसकी सिचुएशन है, इसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है। लेकिन उसी वक्त मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, जितना चीफ जस्टिस साहब का बेटा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, उतना ही एक आम शहरी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आज सारे इदारे इतनी स्पीडी ट्रायल और स्पीडी ढूंढने में लगे हुए और सब चीज़ें, सारे एनालिसिस, चीफ स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर, IG, DIG, रेंजर्स, कोर कमांडर सब ऑन बोर्ड हो गए, इसी तरह इतना ही कंसर्न एक आम पाकिस्तानी का भी होना चाहिए। और उससे कतई नज़र ये कि हम क्रिटिसाइज करें। देखिए, आज की सूरत हाल के अंदर पुलिस के अंदर, सिंध पुलिस के अंदर बड़े कॉम्पिटेंट IG रखा गया है, AD ख्वाजा साहब। जो CCPO कराची है मुश्ताक मेहर, वो भी बड़ा कॉम्पिटेंट, बड़ा ऑनेस्ट आदमी है। उसके नीचे जो ट्रेल ऑफ IGs, DIGs हैं, जिसमें सुल्तान ख्वाजा है, मुनीर शेख है, अमीर शेख है, बशीर मेमन है, खालिक शेख है, इस तरह के बहुत सारे DIGs जो बड़े सॉलिड किस्म की रेपुटेशन के मालिक हैं, उनको लगाया गया। तो आज हम सिंध गवर्नमेंट को ये क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि पुलिस के अंदर कोई ऐसा इशू है। बिल्कुल अमन अमान 70% लाए गए हैं, रेंजर्स की भी उसमें कुर्बानियां हैं, कंट्रीब्यूशन है, पुलिस की भी है। लेकिन 2.5 करोड़ की आबादी के अंदर प्रोपोर्शनेट रेशो जो है वो हमारा आज भी अंग्रेजों के जमाने से है। जो 2 बंदों के ऊपर 1 पुलिस वाला होना चाहिए था, वो आज 200 के ऊपर 1 या 2 पुलिस वाला है। वो वहां पर ठीक है, वहां पर आप कहते हैं कि मजीद इकदामात की जरूरत है, लेकिन सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को इस हद तक आप क्रेडिट जरूर दे रहे हैं कि अच्छे लोग जो हैं वो पुलिस में भर्ती किए गए हैं। आप कह रहे हैं कि ईमानदार अफसरान जो हैं वो आए हैं। कोई क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, बिल्कुल पुलिस के अच्छे लोग आज राइट। पलेजो साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से फैसल वाडा साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे का अगवा होता है, वो भी जाहिर है सबके लिए एक लम्हा फिक्रिया जरूर है, लेकिन उसी तरीके से एक आम पाकिस्तानी की जान का तहफ़्फ़ुज़ भी उसी तरह से यकीनी बनाना सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस हवाले से क्या कहेंगे कि एक ऐसे वक्त में कि मुल्क में ऑपरेशन ज़रबेअस्ब चल रहा है, कराची के अंदर रेंजर्स का ऑपरेशन चल रहा है और बड़े दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं, उनको फाइनेंस करने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसे में उसी सूबे के अदालत के आला अदलिया के चीफ जस्टिस के बेटे को अगवा कर लिया जाता है। क्या वाकई अदालत पर प्रेशराइज करने का, अदालत पर दबाव डालने की कोई कोशिश की गई है इससे? बात के 2 पहलू हैं। पहले तो मैं मजम्मत करूंगा बड़े सख्त अल्फाज में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे का जो अगवा हुआ है, वो उसमें हम उनके गम में और हम उसके शरीक हैं, हमदर्दी है हमें उनके साथ, और हम चाहते हैं कि वो जल्द बाजियाब हो जाएं। अब उसका पहलू ये है कि इसको थोड़ी सी छोटी तस्वीर में नहीं देखना कि कराची में ये वाकया हो गया है। कराची गेटवे ऑफ पाकिस्तान है, गेटवे ऑफ सिंध है, और कुछ अरसे के बाद सीपेक के बाद गेटवे ऑफ साउथ एशिया बनने जा रहे हैं। तो सीपेक के कंटेक्स्ट में से देखें कि अचानक से अफगान बॉर्डर पे गड़बड़ शुरू हो गई है, इंडिया की जानिब से मोदी साहब दौरों पे चले गए हैं, पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदी के हवाले से नए थ्रेट्स सामने आ रहे हैं, और कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करने का मकसद एक बड़े तनाजुर में ये हो सकता है कि पाकिस्तान पे मुख्तलिफ सिमतों से हमला आवर हुआ जाए। इसलिए ये चीफ जस्टिस के साहबजादे को अगवा करके पैगाम ये देना है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी जुडिशल एक फोरम के सरबराह हैं, उनके साहबजादे महफूज नहीं हैं, तो कराची किस तरह महफूज होगा? ये सीपेक को जो लॉन्च करने जा रही है हमारे ब्रादर ममालिक, उनके लिए भी पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान महफूज नहीं है। इसलिए इसको इस तनाजुर में देखें कि ये बड़ी साजिश है, ये आलमी साजिश है। उस आलमी साजिश का मकसद पाकिस्तान को आइसोलेट करना है और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को पैगाम देना है कि यहाँ मत करें। और उसके लिए हमारा इंटरनल प्रॉब्लम यह है कि हम इस बड़े तनाजुर में नहीं देखते, हम अपने ज़ाती मफादात पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, सोचते कि हमारे बेटे और बेटों के बेटे और पोते जो आएंगे उनके लिए जो बिलियंस और ट्रिलियंस की इन्वेस्टमेंट आएगी, उसके लिए हमें एक पेज पे होना चाहिए। हमें कराची में लॉ एनफोर्स करने वाले तमाम इदारों को, पुलिस को, रेंजर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को एक पेज पे आना है। होना यह चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे के अगवा को सिर्फ वकील बरादरी या सिर्फ मीडिया नहीं, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कराची में काम करती हैं, उनको इसके हवाले से अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और उनको रोल प्ले करना चाहिए। अपनी आवाज, ठीक है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे और वो खुद भी बैरिस्टर थे, तो आज हमारी वकील बिरादरी ने तो इस पर प्रोटेस्ट किया। लेकिन जिस तरह पलेजो साहब कह रहे हैं कि तमाम लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, और पलेजो साहब को जो है वो सीपेक को नाकाम बनाने के हवाले से ग्रेटर गेम या ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी जो है वो नजर आ रही है कि एक तरफ अफगानिस्तान से हालात हमारे लिए बुरे किए जा रहे हैं, एक तरफ इंडिया से, और एक तरफ
सीपैक को नाकाम बनाने के लिए चाइना को मैसेज दिया जा रहा है कि यहाँ पर हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो सिंध असम्बली के अंदर जो हंगामा आराई है, जो शोर शराबा है, और एक बार फिर से जो मुहाजिर सूबे की डिमांड है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, क्या वाकई में जिस तरीके से दीगर जमातें इस वक्त बात कर रही हैं कि असल इशू से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है दोनों जमातों से, इसमें कितनी हकीकत है? एक ब्रेक ले लें और इसके बाद इस पर बात करेंगे। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इमरान साहब ये बताइएगा कि जब कराची के हवाले से या सिंध के हवाले से हम बात करते हैं तो अपोजिशन पार्टीज़ की बहुत सारी डिमांड्स हैं जिस पर पिछले टाइम के हमने एक पानी के इशू को लेकर एहतजाज किया था, कभी बिजली की लोड शेडिंग पर एहतजाज हो रहा होता है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो फिर उन इशूज़ पर बात असल में नहीं हो रही होती है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जी बड़ी हंगामा आ रही है सिंध असम्बली में, कहीं पर तो गिरेबान तक हाथ पहुँच जाते हैं दोनों जमातों के आपस के कारकुनान का। इसकी क्या वजह है? देखिए MQM से मुझे देखें उनकी एक अप्रोच है, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, इससे कोई दो राय नहीं है। उनकी सीटें जो हैं वो इतनी वो लोग जीत के आते हैं जितनी भी उनकी वोटर्स हैं उनके। MQM के दोस्त है, लेकिन MQM की एक बात बड़ी इस हुकूमत में नज़र आई है कि कौमी असम्बली में ये पोजीशन नहीं करते ना होने के बराबर करते अच्छा। हैं। और सूबाई असम्बली में यह पोजीशन ज़रा शोर और बड़े हो सकता है कि मेंबर्स का भी तादाद हो सकता है वो हो, लेकिन यहाँ पे भी इनके 20-25 मेंबर्स हैं और यहाँ पे जब ग्रैंड अपोजिशन किसी चीज़ पे इकट्ठी वॉकआउट करती है या फिर तो ये थोड़े अलग थलग नज़र आते हैं। यानी कि फिर पूछेंगे नहीं, जाके फिर चले जाएंगे वॉकआउट ख़त्म करके जाके बैठ जाएंगे। वो पैनामा के इशू पे भी लोग कह रहे हैं कि आज भी हुआ, आज भी हम लोगों ने वॉकआउट किया। बेसिकली MQM का ही कोई स्टैंड कोई चीज़ कोई था, इंटीरियर के कट मोशंस थे, चौधरी निसार साहब असेंबली में नहीं आए थे, तो एक जॉइंटली अपोजिशन का नेशनल असेंबली में नहीं, हम गए, साथ गए, MQM हमारे साथ चली, लेकिन जब आए तो अभी PTI और दीगर जमातें पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी अंदर, लेकिन एक उनके वफाकी वजीर आए, उन्होंने MQM से बात की, वो सबसे पहले जाके बैठ गए जाके वापस हाउस में। तो ये इनका दो मयार पॉलिटिक्स है कि आप अगर अपोजिशन करते हैं ना, आप इशूज़ पे कर रहे हो ना। अगर ऑपरेशन देखें, आज कट मोशंस थे, इंटीरियर मिनिस्ट्री के थे, लॉ एंड ऑर्डर पे थे और इन चीज़ों पे थे, इदारों को जो पैसे मिल रहे हैं उस पर बहस चल रही थी और इंटीरियर मिनिस्टर का ना होना एक बहुत बड़ी मानखेज़ चीज़ थी। तो वो आए, फिर जब अपोजिशन ने वॉकआउट किया वो आके बैठ गए, लेकिन MQM उनसे पहले जाके बैठ गई। और जो कराची में है और जो सिंध असम्बली है, उनका वहाँ पे एटीट्यूड थोड़ा अपोजिशन करने का बड़ा डिफरेंट है। अब वो उसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि इनकी सियासत का क्या मंतक है। तो पानी पर सड़कों पे प्रोटेस्ट था, वो आपको वहां नहीं नजर आया? आप कहते हैं असेंबली में होती नहीं है इनकी तरफ से? नहीं, इधर नहीं था क्योंकि K4 का जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें आधे पैसे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने भी वादा किया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उसमें भी यहाँ पे उन्होंने इतनी स्पीचेस करते हैं, लेकिन जब एग्रेशन अपोजिशन की बात आती है, वॉकआउट की बात आती है, मीडिया टॉक की बात आती है, तो MQM थोड़ा यहाँ पे नजर नहीं आती और वहाँ पे ज्यादा नजर आती है। और वहाँ ये नुक्ता मैं क्योंकि खालिद साहब जवाब लेना चाहूंगी, ये MNA है तो कौमी असम्बली के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि वहां पर क्या तरीक़ाकार है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अपोजिशन का, और सिंध असम्बली में भी जो पीपल्स पार्टी के अरकान हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि जी जब आप अपोजिशन में होते हैं तो मुहाजिर सूबे की बात करते हैं, जब आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर मुत्तहिदा बन जाते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कहकर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? देखें, ये जो महाजिर सूबे का मुतालबा, बेसिकली उन्होंने महाजिरों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके हवाले से किया था। कराची को सूबे के बनाने का मुतालबा किया था, जो अल्फाज थे एग्जैक्टली वो महाजिर सूबा नहीं था, वो कराची सूबा था। नंबर 1। नंबर 2, ये इशूज़ होते हैं, उसमें इनकी पार्टी, अपनी पार्टी कौमी सतह पर कुछ अपना स्टैंस होता है और सूबाई सतह पर जो है वो दीगर इशूज़ होते हैं, वो तो हर जमात के अंदर होते हैं। इसमें ऐसी कौन सी मतलब
अजीब सी बात है। आपका सवाल ही असल में इमरान भाई गोल कर गए ना, कि वो जो महाजिर सूबा ये बात कर रहे हैं या कराची सूबे की जो बात कर रहे हैं उसके रीज़न वो दें कि क्यों नहीं, मतलब उसमें बुराई क्या है। कराची में मतलब दुनिया में कहीं नहीं होता कि जो है अपोजिशन लीडर जो है वो एहतजाज करे और उसके बाद जो है वो सीएम के पास जाए, सीएम उसे बुलाए, अपने मिनिस्टर को एक डेजिग्नेट करे, उसको उसके ग्रीवेंसेस सुनने के लिए 8-10 दिन का टाइम लिया जाए और उसके बाद जब वो वापस चले जाए तो पीछे उसकी एफआईआर काट दी जाए। जो मुलाजमतों में जो यहाँ कराची के लोगों के साथ, अर्बन सेंटर के साथ सलूक हो रहा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से तालीमी इदारों में हो रहा है, जिस तरीके से सिंध सर्विस कमीशन में हो रहा है, जिस तरीके से SHO से लेकर IJ तक के जो भी कैडर, अगर आप हज़ारों की तादाद में अगर आपको नज़र आएंगे पुलिस ऑफिसरान, तो कराची के जो शहरी लोग हैं उसके अंदर बिल्कुल नज़र ही नहीं आते। इसी तरीके से जो है जो पूरे शहर के अंदर जो इन्होंने 8 महीने से इंतखाबात को डिले कर रखा है, वो होने के बाद भी इख्तियार नहीं दिया जा रहा है, न सिर्फ दिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब सिंध असेंबली के अंदर बात की जाती है आप लोगों की जानिब से कि हमें कराची चले, मुहाजिर नहीं तो कराची को अलग सूबा बना दें जैसे आप कह रहे हैं, तो वहां पर पीपल्स पार्टी के अरकान काफी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं आप कराची के डिवीजन की बात करें, सिंध को तोड़ने की बात करें, और सिंध की डिवीजन जो है वो काबिल कबूल नहीं है, पीपल्स पार्टी कहती है। नहीं तो ये फिर पीपल्स पार्टी जो है वो सराय की सूबे के लिए इन्होंने करारदाद पंजाब असेंबली में क्यों जमा करा दी? हजारे सूबे की लिए इनके जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने क्यों कहा था? मतलब ये तो इनकी अपनी डबल स्टैंडर्ड हो गया ना फिर। मतलब या तो फिर ये कि पूरे मुल्क में जिस तरीके से दुनिया भर में इंतजामी यूनिट्स जो है बनते जा रहे हैं, 7-8 सूबों पे जो है वो हिंदुस्तान था, वो 36 सूबे पर चला गया, ईरान के 18 सूबे हैं, आपके अफगानिस्तान में जो है वो आपसे ज़्यादा, श्रीलंका 9 करोड़ की आबादी, 18 सूबे हैं। मतलब यानी पूरे रीजन में आकर पर उठाकर देख लेंगे, हर जगह आप देख लेंगे तो इंतजामी यूनिट्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो भाई सिंध में ऐसी कौन सी ऐसी अनोखी बात है कि यहाँ जो है वो करना जो है वो गुनाह की बात हो जाती है। और फिर कराची, और फिर मैं एक बात दूंगा, इमरान साहब को भी आपने जवाब दिया कि पंजाब में कुछ और यहाँ पे कुछ और, अभी ले लें या सारों से आप गुफ्तगू कर लें, मैं बाद में आपसे सिर्फ लूंगी। लेकिन फैसल वाडा साहब के जी फरमाइएगा, आखिरी जुमला फरमाइएगा, फिर मैं आगे बात इनके जवाब का भी मैं जवाब दूंगा, मैं इनके जवाब का भी जवाब दूंगा सर, आप बिल्कुल दलील से बात करूंगा, फिर मैं आपके जवाब का भी जवाब दूंगा खालिद भाई, जाती है को तमस्कर नहीं उड़ाऊंगा और इतने में टाइम खत्म हो जाएगा। फैसल वाडा साहब फरमाइएगा, ये वाकई में सिर्फ हंगामा आराई है या इसके पीछे कोई इश्यूज कहते हैं कि जिस तरह आवाम की और असेंबली के अंदर हंगामा आराई की वजह से कुछ डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है और फिल वक्त आपकी जमात की जानिब से भी दोनों जमातों को इसी हवाले से क्रिटिसाइज किया जा रहा है? सादिया साहिबा, आई टेक अ मिनट एंड हाफ। पहले तो मैं पलीजो साहब की बात कंटिन्यू करूंगा कि उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि सारी लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हम आवाज़ होकर चीफ जस्टिस साहब के बेटे के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन इस सारे सिनेरियो के पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड है। जब फेडरल गवर्नमेंट आपकी वीक स्टांस लेगी, जब आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉक एजेंट पकड़ेगी और उस पर आप खामोश बैठे रहेंगे, अपने लिप्स को सील करके बैठे रहेंगे, फिर आपके मुल्क के अंदर ड्रोन हमला होता है, उसके बाद आप अफगान महाजरीन को बाहर निकालने की बात करते हैं, नादरा के ऊपर एक्शन लेने की बात करते हैं, लेकिन ड्रोन मारने वालों के खिलाफ कोई बात नहीं करते। ना ये हुक्म देते हैं हुक्मरान आज के कि आइंदा ड्रोन मारा किसी ने तो हम मार गिराएंगे, क्योंकि आप नहीं कर सकते। बुज़दिल है, जब आप स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस में फ़र्क नहीं रख सकते, पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से कभी भी निगोशिएट आप करने की आदी नहीं है, क्योंकि आपके मुफादात, आपकी औलाद, आपकी जायदादें, आपकी सब चीज़ें बाहर हैं। देखिए, आई डोंट ब्लेम अमेरिका फॉर इट, क्योंकि अमेरिका के जो अपने कौम के मुफादात हैं वो पैरामाउंट है, वो अपनी कौम का दुश्मन सही या गलत जिसको समझते हैं उनके पीछे आ जाते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि हमारे हुक्मरान के अपने इंटरेस्ट पैरामाउंट है, कौम तो किसी जगह पे है ही नहीं। अब आप आ जाए दूसरे सिलसिले के ऊपर जो लगारी साहब ने कहा और इफ्तिखार साहब ने कहा। देखिए जी, 30 साल से MKM पावर में है, जमात बनी हुई है, मुशर्रफ साहब के ज़माने से लेकर आज तक पिछले 7 साल तक वो इक़्तिदार में रही। उस वक्त पानी का मसला नहीं किया, उसको हल नहीं किया। महाजिर सूबे की तो बात इसलिए नहीं पॉसिबल कि हमने भी सूबों की डिमांड ज़रूर की है, लेकिन हमने इंतज़ामी बुनियाद पे की है। महाजिर सूबे का तो सवाल इसलिए नहीं पैदा होता कि आप तो फिर कराची को तोड़ने, मुल्क सिंध को तोड़ने की बात करेंगे। वो तो बात खत्म कर चुका ना, मैं वो तो मैंने खुद ने कह दिया, वो तो मैंने खुद ने कह दिया, महाजिर सूबे की बात ही नहीं कर रहे, वो तो मैंने कह दिया। है नहीं,
अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो आप पानी के मसले पे आज शोर कर रहे हैं, हम इसको आइडेंटिफाई करें। पिपरी और ढाबे जी के अंदर आपकी पंपिंग मशीन खराब है। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, उसमें 450 मिलियन गैलन पानी जाया होकर 15 दिन के अंदर वापस दरिया के अंदर फेंक दिया गया है। तो आप लोगों ने एड्रेस नहीं किया, आपने फिर शोर मचाया, 32 करोड़ रुपए आपको मिल गए। उससे पहले आपने वाटर बोर्ड के अंदर अपना माफिया बिठाया हुआ था। तो एक तो क्राइसिस और है मौजूद, उसके ऊपर टेक्निकल क्राइसिस इन्होंने खुद अपनी माफिया सोच के हिसाब से कर दी। उसके बाद आज ही उसको इश्यू को एड्रेस करें, आज ये बात करें कराची की। उससे पहले कराची कहा था ना कचरे का मसला हल कर सके, ना ये बिजली का मसला है कि आवाज उठाई, ना इन्होंने पानी के मसले के ऊपर आवाज उठाई, और आप उठा रहे हैं। तो ये तो देखिए अच्छा, मैं फैसल वाडे साहब एक ब्रेक ले लूं। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे। और पलेजो साहब के सामने भी ये सवाल रखेंगे कि जो इंतजामी बुनियादों पर अगर सूबे बनाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह इफ्तिखार साहब ने कहा कि कराची सूबा चाहिए, मुहाजिर सूबा नहीं चाहिए, तो इस पर जरा बात करेंगे उनसे एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पलेजो साहब, आपके सामने हम सवाल रखकर गए थे कि फिर जिस तरीके से मुत्तहिदा कौम मूवमेंट एक बार फिर मुतहरिक हो रही है इस मामले पर, और इफ्तिखार साहब ने अभी कहा कि हम लिसानी बुनियादों पर नहीं, मुहाजिर सूबा नहीं, हम कराची की बात कर रहे हैं, उसको सूबा बनाने की बात कर रहे हैं, इंतजामी बुनियादों पर सूबा बनाने की बात करें, तो फिर वाकई आपको लगता है कि इसमें पेशरफ्त हो सकती है, और अगर नहीं तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। 2012 और 2013 में क्या हुआ था। इसी तरह एमक्यूएम ने मुतालबात शुरू किए थे, कन्फ्रंटेशन हुई थी, एमक्यूएम ट्रेजरी बेंचेस से उठ के चली गई थी अपोजिशन में। फिर इक़्तिदारी पार्टी, ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन ने मिलके केयर टेकर वज़ीर आला सजेस्ट किया था, उनकी मर्ज़ी का वज़ीर आला आ गया था, दोनों तरफ हुई थे, और अपनी मर्ज़ी का इलेक्शन कमीशन का मेंबर ले आए थे, और फिर इलेक्शन लताए जाए। तो ये जो बार बार हिस्ट्री रिपीट की जाती है कि जब भी आपस में टकराव हो या पॉलिटिकल गेन्स हासिल करनी हो, पाकिस्तान में तरीक़ेकार यह है कि आपके दांत में दर्द हो तो दांत का इलाज मत करवाएं, अपना हाथ गाड़ी के दरवाजे में दे दें। हम पाकिस्तान में सिंध इलाका नहीं है कि उसको तोड़ दिया जाए। सूबों की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की। चीन में, रूस में, ब्राजील में, कनाडा में आपसे बड़े बड़े उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपसे बड़े आपके आधे मुल्क जितने सूबे हैं। कल अगर सूबे बनने की बात कर रहे हैं, कल अगर लियारी और कराची में सोराब गोट और कराची में सोराब गोट और आपके गडाब के लोग आपके आके कहें इब्राहिम हैदरी के कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, तो क्या उनको भी सूबा बना के दे देंगे? इस नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि पीपल्स पार्टी तकारीर करने के बजाय पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन लाती कि सिंध की तकसीम की बात आईन पाकिस्तान में आती है, उसके खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, और बाकी जो शिकायत हैं एक दूसरे के साथ, वो शिकायतों का अजाला होना चाहिए। ये क्या कहना कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, हम सिंध को और पाकिस्तान को तोड़ देंगे, जनापुर बना देंगे। मैं समझता हूं कि सिंध के लोगों की शिकायत। अच्छा, तो आप भी एक तो मैं छोटी सी बात कर रहा हूं, मैं छोटी सी बात कर लूं। सिंध के लोगों की शिकायत कराची के लोगों से ज्यादा हैं। सिंध के लोगों के पास कोई जनरल असलम बेग नहीं रहा, कोई मुशर्रफ उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मोइनुद्दीन हैदर नहीं रहे, सिंध का गवर्नर नहीं बैठा हुआ 15 सालों से नंगर पार कर कंदकोट का। तमाम मसाइल इनके पास हैं, तमाम वसाइल इनके पास हैं। जैसे मेरे भाई फैसल वाउडा ने कहा, 30 साल से ये इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद उनको शिकायत है एमक्यूएम के दोस्तों को। फिर शिकायतों का अजाला, फिर चले कनाडा चलते हैं, अमेरिका चलते हैं, चल के कैलिफोर्निया में रहते हैं। अगर यहाँ मसाइल हल नहीं होते तो सूबा बनना जो है वो हल नहीं है। आप भी कह रहे हैं कि मुतरादिफ है सिंध तोड़ने के। तो इमरान साहब, आपके हवाले से जो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी भी फिर शोर शराबे की बजाय रेजोल्यूशन लेकर आए और कहे कि ये काबिल कबूल ही नहीं है कि जो सूबे बनाने के हवाले से या सिंध की डिवीजन के हवाले से बात करेगा, तो फिर इफ्तिखार साहब का वो आर्ग्यूमेंट कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी पंजाब में नए सूबे बनाने की बात करती है, तो फिर सिंध में क्यों नहीं? देखिए सादिया, जैसे इफ्तिखार ने कहा, मैं वही जवाब पे आ रहा हूँ। देखिए, सराइकी, हज़ारा और कराची में फ़र्क है। कराची एक पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन हब है, जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क है। कराची में कोई सिर्फ एक उर्दू स्पीकिंग बोलने वाले मुहाजिर या ये नहीं रहते। कराची में पठान भी रहता है, कराची में बलोच भी रहता है, कराची में पंजाबी भी रहता है, कराची में मेमन भी रहता है, कराची में बोरी भी रहता है, कराची में हर ज़बान बोलने वाला पाकिस्तानी कराची में रहता है, कराची में कारोबार करता है। कराची एक जो सी पैक के बाद तो कराची की अहमियत और बढ़ जानी है पाकिस्तान में।
तो देखें यहाँ सराइकी सूबे का क्या मसला है। सराइकी देखें यहाँ पे जो सूबे की डिमांड कर रहे हैं वो इमिग्रेंट्स नहीं है, वो यानी कि वो आए नहीं है, वो सन ऑफ सॉइल है। मेरा अपना ज़ाती मैं एक राय दे रहा हूँ, उस पर नाराज़ होने की इफ्तिखार भाई को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हज़ारा वाले भी जो मांग रहे हैं वो वहाँ की यानी वो अपना वो तख्ते लाहौर से तंग है। कैपिटल जो है सराइकी सूबे का लाहौर है, वो तख्ते लाहौर से तंग है। जो हज़ारा वाले हैं वो भी तख्ते लाहौर से तंग है। वो ये नहीं चाह रहे कि वो तो लेकिन कराची लेकिन कराची में अच्छा अगर महरूम हाँ कराची में आज भी कराची में आपके बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ देख लें उधर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारे रूरल सिंध से। वो कराची एक कैपिटल है, कैपिटल वो हम तो खुश हो गए कि हम कहते हैं कि भाई तख्ते कराची पूरे सिंध को रूल कर रहा है, यानी कि सिंध की हुकूमत जो है वो कराची है। आप पलेजो साहब वाली बात कर रहे हैं कि वसाइल जो हैं सारे वहाँ कराची में हैं और सिंध में दीगर इलाकों में ज्यादा बुरे हालात हैं, तो फिर वो जो कहते हैं रेजोल्यूशन ले आए, रेजोल्यूशन आना होगा असेंबली में। जब वो देखेंगे वो सूबाई असेंबली का प्रोग्रेटिव है, मैं उसका मेंबर नहीं हूँ, अगर मैं होता तो मैं जरूर लाता। जब देखेंगे जरूरत समझेंगे फंक्शनल, अगर पीपल्स पार्टी भी लाए फंक्शनली नहीं, पीपल्स पार्टी को भी लाना चाहिए, इधर फंक्शनल लीग को भी उसका साथ देना चाहिए और जितनी भी दीगर जमातें हैं। मैं तो कहता हूं देखें हम लोग ये तफरीक ला क्यों रहे हैं। अगर खालिद भाई मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते, क्या इस वक्त हम सिंधियों और जो अपने आप को ये कहते हैं उर्दू स्पीकिंग, मैं नहीं कहता, मैं इनको सिंधी मानता हूं, आज भी मैं इनको कहता हूं कि उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं। ये हमारी जिस तरह की आपस में रिश्तेदारियां हैं, जिस तरह का हमारा आपस में उठना बैठना है, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हमारा कल्चर एक है, हमारी वैल्यूज एक है, हमारा नॉर्म एक है, हमारी सारी चीजें सिंध की इंडस की जो कराची से शुरू होती है कश्मीर तक वो सब एक है। तो लेकिन पंजाब में बहावलपुर का ये मसला है कि वो तख्ते लाहौर से मेट्रो चलती है तो लाहौर चलती है, बहावलपुर नहीं चलती। अगर कोई अंडरग्राउंड ट्रेन भी बन रही है तो लाहौर बन रही है, सराइकी में कहीं नहीं बन रही है। खालिद इफ्तिखार साहब इसका फिर क्या जवाब देंगे कि कराची के हवाले से वो कहते हैं कि जी ज्यादा वसाइल हैं, दीगर सिंध के इलाकों की हालत जो है वो कराची से भी ज्यादा बुरी है, तो अगर बात हो सूबे की तो फिर उन इलाकों में उन लोगों को करनी चाहिए, कर यहाँ पर कराची सूबे की बात रहे। सादिया बीबी मुझे 2 मिनट दे दिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा तीनों का जवाब देना है, क्योंकि तीनों ने जो बात की है। खैर पीटीआई के जो मेरे फैसल भाई हैं उन्होंने तो बहुत जो बात की, जो तर्ज उनकी है कराची के हवाले से सोच की, कराची के वसाइल के हवाले से सोच की, 2013 से 2016 का जो पीटीआई का सफ़र है और जिस तरीके से हालिया तौर पर उनको शर्मनाक शिकस्त हुई है सियासी तौर पर, तो वो मेरे ख्याल से इसी तर्ज सोच की वजह से हुई है कि कराची के आप हर मसाइल का ज़िम्मेदार अगर कराची के जो लोग जिस जमात को वोट देते हैं अगर उसको समझ लेंगे तो फिर लोग आपके साथ भी इसी तरीके से जो है वो करते हैं। आपको 2013 में अयाज भाई ने अब मेरी बात हो रही है, फैसल भाई जब आपकी बात हो जब आप जवाब दीजिएगा ना, आपकी जब बात हो ना, देखिए मैं आपके जवाब में बोला नहीं ना बीच में, थोड़ा सा एक शाइस्तगी का भी थोड़ा सा ख्याल कीजिए, फिर मैं फैसल साहब से बाद में बात करूंगी, आप बात कीजिए। थैंक यू। अच्छा अयाज भाई ने जो मेरे बात की थी, देखिए बात ये है कि अयाज भाई को खुद भी सोचना चाहिए इस बात का कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही, क्यों पीपल्स पार्टी जो है जो करप्शन और बैड गवर्नेंस और नेपोटिज्म के नाम से हो रहा है, और सारी वजहों की वजह से इस किस्म की सूबे की आवाज़ें उठ रही हैं। तो वो हकूक़ हैं, उनको देना है और वो तमाम तबकात को देना है। और ये बात बिल्कुल ठीक कही है, मैं इससे 100% एग्री हूँ कि पूरे सिंध को तबाह करके रख दिया उन्होंने। सिंध का जो हाल हशर है वो शायद कराची से भी ज़्यादा बदतर होगा, जिस तरीके से लूट शेडिंग हो रही है वो सब हो रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी एनएफसी के लिए जो है पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि एनएफसी का किया नहीं किया, आज तक नहीं किया गया, तो मैं तो 20 अक्टूबर 2014 से जो है वो रेजोल्यूशन पास करा चुका हूँ इसी असेंबली से यूनानिमसली के जिस तरीके से नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है इसी तरीके से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी दें। जो प्रोविंस के पास पैसा आता है वो भी तमाम डिस्ट्रिक्ट को, कराची को ही नहीं, घोटकी को, जैकबाबाद को, शिकारपुर को, हर जगह जो है पॉपुलेशन के हिसाब से उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो उस वक्त तो जो है कोई ये बात नहीं कर रहा होता है। अच्छा इमरान भाई ने जो बात की, इमरान भाई ने जो बात की ना जिस तरीके से, देखिए कोई भी ये बातों का जवाब नहीं दे रहा है कि जो एहसास महरूमी एक तबकात में आते जा रहे हैं। आपने हमें ताना दे दिया जो है वो सन ऑफ द सॉइल के हवाले से बात कर दी। भाई महाजिरों ने दी थी जान
तब बना था पाकिस्तान। महाजिर पाकिस्तान आए नहीं, महाजिर पाकिस्तान अपने साथ लेकर आए हैं। इस पूरे खित्ते को गुलामी से आजाद दिलाई थी। और अब जब हमसे कहा जाता है ना गुलसिता को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। तो ये गैरियत और ये बेगानी ये असल जो है ना सारी जड़ है जिसको खत्म करना है, जिसको एड्रेस करना है। इंसाफ होगा, उस पे कोई दो राय की बात नहीं हो रही, लेकिन और अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर ये आवाजें उठेंगी। मैं एक बात बता दूं, एहसास महरूमी की बात कर रहे हैं ना, वो खत्म करने के लिए इस बजट में कराची को 10 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है। अच्छा, 10 अरब का पैकेज नहीं दिएगा, नहीं दिएगा, बिल्कुल झूठ है ये, बिल्कुल झूठ है। मेगा प्रोजेक्ट रखे जाते हैं, एक पैसा कराची के ऊपर खर्च नहीं हो रहा, एक पैसा आज तक नहीं खर्च हुआ। बजट को पास हुए 2 दिन भी नहीं हुए। खालिद भाई हौसला करो, आ जाएंगे। फैसल साहब नहीं देखे K4 पिछले 5 सालों से ADP के अंदर आ रहा है। 4 दिन भी नहीं हुआ, अभी तो आपका कराची के लिए पिछले 5 साल से आ रहा है। भाई 5 साल से मास ट्रांजिट कहां गया, सोलिड वेस्ट कहां गया, KMC, KDA, NDA, MDA, KBCA, सॉलिड वेस्ट सब लूट के ले गए यार, कोई छोड़ा ही नहीं ना। उसमें सबके किसके मुलाजिमीन थे, किसके सियासी वर्कर भर्ती हुए थे? खालिद भाई मेरा ओ भाई पूरे सिंध के अंदर है, आपके पूरे सिंध के अंदर। आप ये बताइए ना कोटा सिस्टम किसने नाफिज किया, फिर बताएं कोटा सिस्टम पे बात करें ना, उस पे बात क्यों नहीं करते? कोटा सिस्टम पे बात क्यों नहीं करते? कोटा सिस्टम किसने नाफिज किया बताएं, बोले कोटा सिस्टम बताएं ना, कोटा सिस्टम होना चाहिए। बात कर ले भाई, इसमें लिखा है कि सोबा क्यों होना चाहिए? तो पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं होना चाहिए? तो फिर पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं होना चाहिए? दोनों भाई पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं होना चाहिए? हर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ महाजिरों को मुलाजमतों से दूर रखने के लिए सिर्फ नहीं है कहीं नहीं है, सिर्फ सिंध के अंदर है। मैं अयाज आपकी जानिब भी जाऊंगी। फैसल साहब फरमाइएगा, मुख्तसर वक्त है, एक जुमला प्लीज। सादिया साहिबा देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि असेंबली में भी इसी तरीका का बिहेवियर है, टॉक शोज में भी ऐसा बिहेवियर है कि हम हल की तरफ जा नहीं रहे। मेरे ख्याल से सारे कलेक्टिवली सबको बैठना ज़रूरी है एड्रेस करने के लिए इश्यूज। इस तरह पॉइंट स्कोरिंग या लिप सर्विसिंग से अब काम नहीं चलेगा। कौम को पता चल गया है कि कौन क्या कर रहा है। जहाँ तक आपने इफ्तिखार साहब की बात की, उनकी बातें सुन लें और जफर लगाई साहब की बात सुन लें। असेंबली का माहौल, टीवी का माहौल सेम है, ना किसी को सुनने देंगे, ना बात करेंगे, ना इसका हल निकालेंगे। ये बिल्कुल फरीदी साहब ने बात की, ये डाइवर्जन है, ये डाइवर्जन है। फरीदी साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। खालिद साहब टाइम सादिया बिल्कुल सही सवाल है आपका कि हम आलमी ताकतों की हिदायतों पे न खेलें। वो यहाँ पहले कराची को तोड़कर फिर एक पहला सूबा बनाएंगे, फिर उस सूबाई असेंबली के जरिए करारदाद लाएंगे कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाह रहे। ये जिन्हापुर का मंसूबा है जो नेटो के जेर दरियाफ्त उसको मंसूबे को लॉन्च किया जा रहा है और उसको पैट्रोनाइज कर रही हैं आलमी ताकतें। इसलिए कराची को तोड़ने का मकसद है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। यही लाइन है एमक्यूएम की और पीपल्स पार्टी उनके साथ अगर मिली हुई नहीं है तो वो रेजोल्यूशन लाए और वो कहे कि सिंध को तोड़ने की बात आईएम पाकिस्तान के आर्टिकल 6 के तहत बगावत है, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पीपल्स पार्टी साबित करे कि वो वफादार है। और 1 सेकंड मैं बताऊं, कराची में जितने भी इदारे हैं ना, अगर वो तबाह है ना, उनकी जिम्मेदार एमक्यूएम है। अच्छा चलें, अब वो फिर कहेंगे जवाब दे दें, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास। इमरान जफर लगारी साहब, फैसल वाडा साहब, अयाज लतीफ पलेजो साहब और खालिद इफ्तिखार साहब, चारों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।